नमस्कार किसान भाइयों और खेती में रुचि रखने वाले मेरे उन सभी किसान दर्शकों जो खेती की वीडियो देखना चाहते हैं और जिनको खेती में रुचि है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इस टॉपिक में आप वीडियो बनाइए। तो वो कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो है क्या हम लोग शकरकंद की खेती के बाद आलू की फसल लगा सकते हैं, या फिर शकरकंद की खेती का हार्वेस्टिंग करने के बाद आलू का खेती हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहा था, जिसके लिए आज का ये वीडियो पूरा का पूरा होने वाला है। तो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस विषय पर हम पूरी आपको जानकारी देंगे और पूरा जानकारी देने का कोशिश करेंगे क्या शकरकंद की खेती के बाद आलू का खेती कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देंगे ताकि आप अपनी खेती से अधिक लाभ कमा सके और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखें। तो सबसे पहले बात करें खेती की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगर हम लोग बात करें तो शकरकंद की खेती और आलू की खेती दोनों जड़ वाली खेती है, यानी कि दोनों के लिए आपको बेड मारना पड़ेगा, यानी नाली बनाना पड़ेगा, या फिर आपको फ्लड इरिगेशन यानी कि सिंचाई का जो प्रक्रिया है, दोनों के लिए आपको जो खुला वाला सिंचाई जो होता है, खुला सिंचाई जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, अब खुला सिंचाई इसके ज़रूरी होता है। लेकिन इनको बढ़ने की जो प्रक्रिया है और मिट्टी का जो पोषक तत्वों का जो तरीका है, दोनों अलग अलग होता है। शकरकंद मिट्टी में गहराई तक बढ़ता है, जबकि आलू सतह के नीचे थोड़ा सा ही ये तैयार हो जाता है, मतलब थोड़ा सा जगह में, अब जितना बेड रहता है उतना ही में या थोड़ा सा जगह में आलू तैयार हो जाता है। लेकिन शकरकंद का जो कंद होता है, उसका जो साइज होता है वो काफ़ी गहरा तक जाता है। इसलिए सही तकनीक अपनाकर आप शकरकंद के बाद आलू की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें शकरकंद की खेती के लिए, शकरकंद की खेती के बाद मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसमें बदलाव आ सकता है। इसलिए आलू की फसल लगाने से पहले आपको कुछ निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला बात करें मिट्टी की तैयारी यानी कि मिट्टी का जुताई के बारे में। सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने में जो मिट्टी का जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी के ज़मीन के नीचे होते हैं, जो हम लोग खेती करते हैं उसके नीचे होते हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं वो सारे जीव। दूसरा पॉइंट की बात करें तो जैविक खाद और उर्वरक का आपको मिक्स करना है। जैसे गोबर खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, या वर्मी कंपोस्ट हो गया, या हरी खाद हो गया। इसको डालने से जो मिट्टी का उर्वरकता है वो काफ़ी अधिक बढ़ता है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो आपको पीएच स्तर का जांच कर लेना है। मिट्टी की जांच आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। आलू की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसे में आपका मिट्टी अम्लीय है यानी खट्टी है तो उसमें आपको चूना मिला करके खेती को आगे बढ़ाना है। फसल चक्रों की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगातार एक ही तरह की फसल उगाने से मिट्टी का जो उर्वरकता हो काफ़ी कम हो जाती है। कीट और रोग लगने का जो समस्या हो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो शकरकंद के बाद सीधे आलू का बुआई करने के बजाय आप फसल का अंतराल कुछ अपना तरीका से रखते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे दलहनी फसल भी आप लगा सकते हैं, जैसे आलू आप बोले थे आलू लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावे हम बोल रहे हैं कि आप दलहनी फसल में जैसे मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं। जैसे दलहनी फसल जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत अधिक बढ़ा देता है। और हरी खाद का भी उपयोग करना है, जैसे ढैंचा बुनाई कर सकते हैं, सनई बुनाई कर सकते हैं, या अन्य कोई हरी खाद की मतलब बात करें जिसका पत्ता हरा होता है, जिसमें पोषक तत्व काफ़ी अधिक होता है। जैसे ढैंचा बुनते हैं तो उसमें नाइट्रोजन काफ़ी अधिक होता है, सनई बुनते हैं उसमें नाइट्रोजन काफ़ी अधिक होता है। तो ये सारी जो फसल है आप लगा करके मिट्टी का सेहत को आप सुधार सकते हैं, काफ़ी अधिक सुधर जाता है इससे। क्योंकि हम जो करते हैं, हम भी खेती करते हैं, हमारा जो भी खेत है उसमें हम लोग ढैंचा बहुत ज़्यादा मात्रा में बुनते हैं, फिर रोटावेटर से सारा ढैंचा को मिक्स कर देते हैं मिट्टी के साथ, फिर उसके बाद सिंचाई करते हैं। दोस्तों गहरी जड़ वाला जो फसल हो जाता है उसको उगाना नहीं चाहिए। जैसे चुकंदर हो जाता है, गाजर हो जाता है, जैसे कि जो फसलें हैं ये ज़्यादा पोषक तत्व लेती है, इसलिए इन्हें शकरकंद के बाद नहीं लगाना चाहिए। आलू की बुआई का सही प्रक्रिया की बात करें या सही समय की बात करें तो शकरकंद की खेती के बाद आलू की बुआई के पहले सही समय और प्रक्रिया का आपको पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सही समय की बात करें तो भारत में आलू की बुआई का सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाता है समय। आपका देखिए क्षेत्र अलग होता है तो बीज भी अलग मिलता है,
टाइमिंग भी अलग होता है। तो बहुत सारे जगह पर बारिश पहले होती है या सिंचाई का अलग अलग व्यवस्था है, तो जगह के हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। बीज की चयन और उपचार की बात करें तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का आपको चुनाव करना है। जैसे प्रमाणित बीज या प्रमाणित कंद का आपको उपयोग करना है। बीज को फफूंदी नाशक से उपचारित करना है। इसके लिए आलू की फसल में रोग लगने की जो संभावना है काफ़ी कम हो जाती है अगर आप फफूंदी नाशक का प्रयोग करते हैं तो। सिंचाई की बात करें या जल निकासी की बात करें तो आलू की फसल के लिए मिट्टी में नमी बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जल भराव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जल भर जाता है तो जो जड़ है वो गलने लग जाता है, फिर आपका आलू में तरह तरह के रोग लगना शुरुआत हो जाता है। बुआई के बाद तुरंत आपको भारी सिंचाई नहीं करना चाहिए। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से लगा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है। पानी की बचत के साथ साथ फसल को भी आप संतुलित नमी मिलता है उससे। जल निकासी की व्यवस्था की बात करें जिसके लिए खेतों में ज़्यादा पानी ज़्यादा समय तक ना रुके और फसल ख़राब ना हो, इसका आपको व्यवस्था अच्छा तरीक़ा से बना कर रखना है। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र की बात करें तो शकरकंद के बाद आलू की फसल को संतुलित पोषक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिसके लिए बात करें नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं और पोटास का संतुलित मात्रा आपको उपयोग करना है। जैविक खाद का प्रयोग आपको अधिक प्रयोग नहीं करना है, उसके जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, हरी खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। फसल बढ़ने के दौरान पत्तियों पर आप छिड़काव जरूर करें जिससे रोग और कीट नियंत्रण भी हो जाता है। तो आलू की फसल में कुछ मुख्य बीमारियों और कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आपको समय समय पर ये दवाई का प्रबंधन जरूरी हो जाता है। आलू में झुलसा रोग हो जाता है जिससे आपको बचाव करना है। कटवा कीट और जो सफ़ेद मक्खी हो जाता है उससे आपको बचा करके आपको जैविक रासायनिक का प्रयोग करते रहना है। नीम का तेल का या ट्राइकोडर्मा जैविक आपको छिड़काव करते रहना है। आलू की खुदाई और उत्पादन की बात करें यानी कि हार्वेस्टिंग की बात करें तो आलू लगभग 90 से 100 दिन 110 दिन तक इसका आप खुदाई कर सकते हैं। पौधे के सूखने पर आप खुदाई का सही समय होता है। खुदाई के बाद आलू को छायादार जगह पर सुखा करके आप भंडारण या स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों शकरकंद की खेती के बाद आलू की फसल उगाना पूरी तरह संभव हो जाता है, लेकिन इसके लिए मिट्टी की तैयारी, फसल का चक्र और जल निकासी और पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है। दोस्तों अगर आप इन सभी बिंदुओं यानी इन सभी बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो आपकी जो फसल है उसकी उपज और गुणवत्ता दोनों बेहतरीन होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें को शकरकंद की खेती के बाद आलू का खेती लगाना है। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।